हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने उत्परिवर्तन और उत्क्रांति के बारे में बात किया था। आज अपने इस वीडियो में हम लोग उत्क्रांति के प्रमाण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है बाह्य रूपकीय प्रमाण या आकारिक प्रमाण। प्राणियों की मुख की रचना, आँखों का स्थान, नाक के छिद्र, कान की रचना, शरीर के ऊपर घने बाल आदि समान विशेषताएं प्राणियों में दिखाई देती हैं। तो पत्तियों का आकार, सीरा विन्यास, पर्णदंड, पत्तियों की रचना आदि समान विशेषताएं वनस्पतियों में दिखाई देती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त समूह में समानता है। इसी कारण उनका उद्गम समान है तथा वे एक ही पूर्वज से उत्क्रांतित हुए होंगे, यह सिद्ध होता है। दूसरा है शरीर विज्ञान का प्रमाण, या इसे अंतर रचना का प्रमाण भी कहते हैं। मानव का हाथ, बैल का पैर, चमगादड़ का पंख, देव मछली का पर, इनमें प्रत्यक्ष रूप में कोई भी समानता दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार इन प्राणियों के अंगों के कार्यों में भी भिन्नता है, जिसके कारण उनकी रचनाओं में भी भिन्नता है। परंतु प्रत्येक के अवयवों की अस्थियों की रचना में तथा अस्थियों के जोड़ों में समानता दिखाई देती है। यह समानता उनके पूर्वज समान होंगे, इस ओर संकेत करती है। अगला हमारा प्रमाण है अवशेषांक। सजीवों में नष्ट होने वाले अथवा अपूर्ण वृद्धि वाले निरुपयोगी इंद्रियों को अथवा अंगों को अवशेषांक कहते हैं। परिवर्तनशील या भिन्न पर्यावरण में जीवित रहने के लिए अचानक नए उत्तकों, अंगों या इंद्रियों का निर्माण नहीं हो सकता, अपितु शरीर में होने वाले पुराने इंद्रियों में ही क्रमवार परिवर्तन होता है। सामान्यतः किसी विशिष्ट परिस्थिति में शरीर की एकाध रचना उपयुक्त होती है, परंतु भिन्न परिस्थिति में वह निरुपयोगी या हानिकारक होती है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया से ऐसी इंद्रियां नष्ट होने के मार्ग पर होती हैं। किसी एक निरुपयोगी अंग को नष्ट होने के लिए हजारों वर्ष लगते हैं। ये नष्ट होने वाले अंगों की भिन्न भिन्न अवस्थाएं भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीर में दिखाई देती हैं। ऐसा अवयव किसी एक सजीव में कोई कार्य नहीं करता तो दूसरे सजीव में वही अवयव कार्य करता है, अर्थात दूसरे सजीव के लिए वह अवशेषांक नहीं होता। उदाहरण के लिए मानव के लिए निरुपयोगी आंत्रपुच्छ या तृणभक्षक तथा सेलुलोज का पाचन करने वाले प्राणियों के लिए उपयुक्त कार्यक्षम अवयव है। अब देखते हैं दोस्तों, ये अपेंडिक्स यानी आंत्रपुच्छ होता क्या है। दोस्तों, हम जब भोजन खाते हैं उसे पचाने के लिए शरीर में बड़ी और छोटी आंतें मौजूद हैं। छोटी और बड़ी आंत के जंक्शन पर एक छोटा सा पार्ट मौजूद होता है, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। किसी जमाने में यह पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देता था, लेकिन अब इसका हमारे शरीर में कोई भी इस्तेमाल। उसी प्रकार मनुष्य के लिए अनुपयोगी कान के स्नायु बंदरों को कान हिलाने के लिए उपयुक्त हैं, जिसे ओरंगुटन कहते हैं। ओरंगुटन मानव और अन्य प्राणियों की प्रजातियों में कान होते हैं जो बाह्य रूप से पहचाने जाने योग्य होते हैं, लेकिन वे जैविक कार्य नहीं करते। लेकिन हिरण, बिल्लियों, मकाक, बंदर जैसे जानवरों के लिए यह कान बहुत उपयोगी होते हैं। यह उनकी सुनने की शक्ति में काम आते हैं। दूसरा, वे अपने कानों को हिला डुला सकते हैं। वही मानव शरीर में कान के पीछे मौजूद मांसपेशी और कान का बाहरी हिस्सा किसी काम का नहीं है। अगला है टेलबोन यानी मेरुदंड की अंतिम चार कशेरुकाएं। आपके शरीर में पूंछ हो ना हो, लेकिन हमारे और आपके पूर्वजों के पूंछ जरूर होती थी। ये पूंछ शरीर का बैलेंस बनाने के काम आती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे शरीर का विकास होता गया और मानव ने चलना सीखा, ये पूंछ लुप्त हो गई। अब ये हमारे रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे टेलबोन के रूप में मौजूद है। ये भी अब हमारी किसी काम की नहीं रही। हालांकि गर्भावस्था में मौजूद भ्रूण का यदि एक्सरे या फिर अल्ट्रासाउंड किया जाए तो इसे हम साफ रूप से देख सकते हैं। अगला है अक्कल दाढ़। बचपन में हमारे दूध के दांत टूटने के बाद नए दांत आ जाते हैं। इसके बाद जब हम युवावस्था में प्रवेश करते हैं तो हमारी अक्ल यानी दिमाग का भी विकास हो जाता है। इसी के साथ ही हमारी अक्ल की दाढ़ भी हमारी बत्तीसी का हिस्सा बन जाती है। भले ही ये हमारे जबड़े का हिस्सा हो, मगर अक्ल दाढ़ का कोई इस्तेमाल नहीं रह गया है। पहले जब हमारे पूर्वजों के जबड़े बड़े होते थे तो इनका प्रयोग होता था, मगर वक्त के साथ ही हमारे जबड़े का साइज भी छोटा हो गया है। परिणाम यह रहा कि अक्ल दाढ़ हमारे किसी काम का नहीं है। दोस्तों, भले इसका नाम अक्ल दाढ़ हो, लेकिन हमारे अक्ल से इसका कोई लेना देना नहीं है।
अगला है शरीर पर बाल, जिसे एरेक्टर पीली भी कहते हैं। हमें और आपको जब कभी ठंड लगती है तो हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बाल यानी रोंगटे एरेक्टर पीली नाम की मांसपेशी की सहायता से ही खड़े हो जाते हैं। हमारे पूर्वज यानी हमारे होमोसेपियंस इनका इस्तेमाल अपने दुश्मन को डराने के लिए करते थे। इसकी वजह से उनका शरीर बहुत ही बड़ा दिखाई देने लगता था और इस तरह सामने वाला उससे इसके बदले स्वरूप को देखकर भाग खड़ा होता था। अगला है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। बहुत से जानवरों में खासकर पक्षियों में तीसरी पलक पाई जाती है। इसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका काम आंखों की रक्षा, उसमें नमी बनाए रखना और साथ ही समान दृष्टि को बनाए रखना होता है। वर्तमान मानव के शरीर में इसका स्थान पीका सेमिलूनरिस ने ले लिया है। ये हमारी आंखों के अंदरूनी भाग के कोने में एक छोटा सा हिस्सा है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पुराने ज़माने में बहुत उपयोगी था, मगर अब इसकी कुछ खास ज़रूरत नहीं रह गई है। दोस्तों, अगला प्रमाण है जीवाश्म विज्ञान संबंधी प्रमाण। बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी आदि जैसी आपत्तियों के कारण बड़ी मात्रा में सजीव दफन होते हैं। इन सजीवों के अवशेष व चिन्ह जमीन के नीचे सुरक्षित रहते हैं। इन्हें ही जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन यह उत्क्रांति के अध्ययन का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। जब प्राणी अथवा वनस्पति मरते हैं तब उनका कार्बन ग्रहण करना रुक जाता है और उस समय से उनके शरीर से कार्बन 14 का कम होना, यह एक प्रक्रिया लगातार शुरू रहती है। कार्बन 12 यह रेडियोधर्मी न होने के कारण मृत वनस्पति अथवा प्राणियों में कार्बन 14 तथा कार्बन 12 इनका अनुपात स्थिर न रहकर लगातार बदलता रहता है। किसी वनस्पति या प्राणी के मृत होने के बाद का समय, उसमें कार्बन 14 की सक्रियता और कार्बन 14 तथा कार्बन 12 का अनुपात ज्ञात कर कालावधि का मापन किया जाता है। इसे ही कार्बन आयु निर्धारण अर्थात कार्बन डेटिंग कहते हैं। इसका उपयोग पुरातन अवशेष शास्त्र तथा मानवीय वंशशास्त्र में मानवीय अवशेष अथवा जीवाश्म तथा हस्तलिखितों का काल निर्धारण करने के लिए होता है। इस प्रकार की तकनीक द्वारा जीवाश्मों की काल मर्यादा निश्चित कर उन्हें काल गणनानुसार एक परिच्छेद में बिठाकर उस समय विद्यमान सजीवों की जानकारी प्राप्त करना आसान होता है। इसी आधार पर असंपृष्ठरज्जु प्राणियों से धीरे धीरे संपृष्ठरज्जु प्राणियों का उद्गम हुआ होता दिखाई देता है। दोस्तों, अगला प्रमाण है संयोजी कड़ी। कुछ वनस्पति और प्राणियों में कुछ शारीरिक लक्षण इस प्रकार के होते हैं कि उनकी सहायता से उनका दूसरे दो भिन्न समूहों से संबंध जोड़ा जाता है, इसलिए उन्हें संयोजी कड़ी कहते हैं। उदाहरण के लिए पेरिपेटस इस प्राणी में सखंड कृमि प्राणियों जैसे खंडभूत अंग, पतले उपचर्म तथा पार्श्वपाद अवयव दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से प्राणियों में संधिपाद प्राणियों की तरह श्वास नलिका और खुला रक्त परिसंचरण संस्थान पाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि पेरिपेटस ये एनेलिडा और संधिपाद प्राणी इन दोनों प्राणियों को जोड़ने वाली संयोजी कड़ी है। उसी प्रकार डकबिल प्लेटिपस यह प्राणी सरीसृप प्राणियों की तरह अंडे देता है, परंतु दुग्ध ग्रंथि और शरीर पर बाल के कारण स्तनधारी प्राणियों से संबंध दर्शाता है। अगला है लंगफिश। यह मछली होने पर भी फेफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया करता है। इस उदाहरण से स्तनधारी प्राणी ये सरीसृप प्राणियों से और उभयचर प्राणी ये मत्स्य वर्ग प्राणियों से उत्क्रांतित हुए होंगे, इसका संकेत मिलता है। विविध संपृष्ठरज्जु प्राणियों के भ्रूण वृद्धि के विभिन्न स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर ऐसा दिखाई देता है कि प्रारंभिक अवस्था में सभी भ्रूणों में काफ़ी समानता दिखाई देती है और विकास के अगले चरण में भिन्नता दिखाई देती है। प्रारंभिक अवस्था में समानता से सभी प्राणियों के पूर्वज एक ही होंगे, ऐसा प्रमाण मिलता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।